जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत। हम लोग अभी देखिए प्रकाश की श्रेणी को आगे पढ़ते हुए चल रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं प्रकाश का बेसिक पहला पार्ट पढ़े, दूसरा पढ़े हम लोग प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद पढ़े कि परावर्तन पर कैसे सूत्र बनते हैं दर्पण से संबंधित। और आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन देखिए, परावर्तन मतलब होता है टकरा कर वापस आना, सिंपल भाषा में समझिए, और अपवर्तन मतलब होता है विचलित होना, ऐसे समझिए केवल। तो हम लोग जब प्रकाश का परावर्तन पढ़े तो उसमें सब घटना को देख रहे थे, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, उसमें कोई भी प्रकाश की किरण क्या हो रही थी, किसी तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट रही थी, माध्यम उसी माध्यम में वापस लौट रही थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब अपवर्तन, यानी प्रकाश की किरण अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस घटना को हम लोग कहते हैं अपवर्तन, और जो घटना केवल एक माध्यम में होता है उसे कहते हैं हम लोग परावर्तन। तो अब सुनिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। इसकी दो डिफिनेशन समझिए आप ध्यान से। पहला क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या किसी किताब में इसको ऐसे लिखा होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाती है। समांग मतलब जैसे मान लेते हैं कि इसको अगर हम एक तल मान लें, इस तल के ऊपर मान लेते हैं कि पूरा वायु है, तो पूरा ये वायु है तो इसमें कुछ मिश्रण नहीं होगा, और नीचे पूरा जल है तो ये अलग समांग माध्यम, इधर एक अलग समांग माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जिस तरह की परावर्तन के दो नियम थे, ठीक उसी तरह अपवर्तन के भी दो नियम हैं। यहाँ देखिए पहला नियम, दोनों में ध्यान देने वाली बात क्या है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों मिला करके पढ़िए। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर दो माध्यम की जरूरत है, वहाँ पर केवल एक माध्यम की जरूरत है। तो अपवर्तन का नियम क्या है यहाँ पर समझिएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, यहाँ देखिए इस चित्र में देखिए ध्यान समझिएगा, इसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। क्यों? क्योंकि ये घटना किसकी हो रही है? अपवर्तन की, इसलिए इस किरण का नाम देते हैं हम लोग अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है आपका? एक ही तल में होता है। ऐसा संभव नहीं है, तल नहीं, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? देखिए सामने से उसको देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग समतल। क्या बोलते हैं इसको? एक पूरा का पूरा क्या कहलाता है आपका? समतल। ये पूरी की पूरी घटना देखिए तो ये पूरा एक समतल में घटना पाई जाती है। कौन सी? अपवर्तन की। तो इस पर केवल आपका कुछ ऐसे पूछने वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, बस इसको याद रखना है कि बस आती है जाती है। मेन क्वेश्चन जो बनता है यहां से बनता है, देखिए दूसरे नियम से आपका आपतन कोण की ज्या मतलब होता है आपका साइन, कोज्या मतलब होता है काश। इसी तरह आपतन कोण की ज्या, और आपतन कोण की ज्या क्या है जरा समझिएगा। ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर खींचा गया ये लंब कहलाता है अभिलंब, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या, आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसे ही हम लोग कहते हैं आपतन कोण की ज्या, यानी साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, देखिए यहाँ पर आर, साइन आर का अनुपात, उसका रेशियो एक निश्चित मान होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। और उसी कांस्टेंट को देखिए यहाँ पर इस नियम को हम लिखा देंगे साइन आई बटा में साइन आर इक्वल्स टू एन। तो किसी हिंदी मीडियम की बुक में एन लिखा रहेगा और इंग्लिश मीडियम की बुक में लिखा रहेगा म्यू, और दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। और इसका निगमन किसने किया था? उस साइंटिस्ट का नाम था स्नेल, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी अपवर्तन का द्वितीय नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इतना बात आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि साइन आई अपान में साइन आर इक्वल्स टू एन। अब कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि यह अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी राशि है, वेक्टर राशि है कि स्केलर है?
सदिश है कि अदिश है। अब बताइए, ये साइन है, ये पार्ट में साइन आर, ये भी आपका एंगल है और ये भी आपका एंगल है। अब एंगल एंगल दोनों हैं, तो इन दोनों को हल करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कुछ मान आएगा। इसलिए एन यहाँ पर एक अदिश राशि है जिसका कुछ न कुछ मान होता है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि। अब आ जाइए आगे, यहाँ ध्यान से समझिए। इस अपवर्तन के नियम के आधार पर यहाँ दो नोट्स हम देखिए लिखे हैं, कौन कौन। समांग माध्यम के लिए अपवर्तनांक n एक अदिश राशि है, जो बताया है अभी आपको, जिसका न तो मात्रक होता है और जिसका न ही बीमा होती है। न तो इसकी कोई यूनिट होती है, न तो इसकी कोई डायमेंशन होती है। ध्यान रखिएगा, किसका? अपवर्तनांक का। ऐसे और राशि हम थोड़ा बता देते हैं आपको। घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसका भी न तो मात्रक होता है और न ही बीमा होती है। एक होता है पायसन अनुपात, उसका भी न तो मात्रक होता है और न ही बीमा होती है। विकृति एक ऐसी भौतिक राशि जिसका न तो मात्रक होता है और न ही बीमा होती है। अपेक्षित चुंबकशीलता, उसका भी न तो मात्रक होता है और न ही बीमा होती है। एक भौतिक राशि ऐसी है कि जिसका मात्रक होता है परंतु बीमा नहीं होती है, वो है आपका कोण। कौन सी राशि है? कोण। यहाँ ध्यान समझ सकते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। इसका मात्रक रेडियन होता है लेकिन इसकी बीमा नहीं होती है। अगला आ जाइए, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? निरपेक्ष। देखिए, लग रहा है किसी के सापेक्ष कुछ जब वैल्यू निकाली जाएगी उसको ही हम कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, क्या है? निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में समझिए एकदम। जब कोई प्रकाश की किरण वायु से होते हुए, कहाँ से होते हुए? वायु से होते हुए किसी अगर अन्य माध्यम में जाती है तो वायु का जितना उसमें रहेगा प्रकाश की चाल और उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल रहेगी, दोनों का अगर जब हम रेशियो निकालेंगे वही निरपेक्ष अपवर्तनांक के देखिए बराबर होगा। तो देखिए यहाँ लिखे हैं n = निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात मतलब वैक्यूम। निर्वात में, या यहाँ पर हम वायु भी लिख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल अपान में किसी मीडियम में, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी को हम फार्मूला बना लेते हैं कि n = c/v। भी क्या है? किसी मीडियम में प्रकाश की चाल। अब थोड़ा सा यहाँ एक थ्योरी बता देते हैं आपको। पूछता है एक प्रश्न यहाँ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका कौन सा भौतिक गुण अपरिवर्तित रहता है? तो क्या बताएंगे? ऑप्शन दिया रहेगा आपका, तरंग दैर्ध्य, चाल, आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी चाल में परिवर्तन होता है, तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात को याद रखिएगा। आप सबको पता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, ये था आपका प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित एक छोटी सी टॉपिक। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना हम लोग को। एक क्वेश्चन पूछता है बच्चे, विचलन कोण, डेविएशन एंगल पूछता है। देखिए सामने आपके सूत्र लिखे हैं, थोड़ा इसको हम समझाते हैं आपको कैसे ये है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से थोड़ा। तो एक हम बस क्वेश्चन बताते हैं इसको, आप पूरा इसमें विचलन कोण समझ जाएंगे क्या होता है, कैसे होता है। देखिए क्या होता है विचलन कोण। यहाँ देखिए लिखे हैं हम यहाँ पर डेल्टा = I। ये देखिए यहाँ पर ऐसा चिन्ह बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाएंगे, जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाएंगे। कैसे? अब समझिए जरा ध्यान से। तो अब हम यहाँ पर लिखे हैं एक माध्यम विरल और एक लिखे हैं सघन, यानी रेयर और डेंजर। ये दो माध्यम आपको लिखे हैं। ये माध्यम कैसे पता चलेगा कि यही विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम है? तो सुनिए ध्यान से, कैसे पता चलेगा कि यह विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम है? इसका दो कंडीशन है। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए इस अभिलंब के अगर पास आ जाए, अभिलंब के पास अगर आती है, तो उस माध्यम को बच्चे कहा जाता है सघन माध्यम। अगर अभिलंब के दूर जाए तो उसे कहते हैं विरल माध्यम। ये आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है समझिएगा ध्यान से। प्रकाश की चाल जिस माध्यम में ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं विरल माध्यम, और जिसमें कम होती है उसे कहते हैं सघन माध्यम। ये बात समझ में आ गई आपको कि सघन और विरल क्या होता है? तो यही बात समझना है यहाँ पर। अब बताइए, यहाँ से थोड़ा सा मैथ का हम लोग दिमाग लगाते हैं कि अगर ये सीधे प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको सीधे निकलना चाहिए,
लेकिन सघन माध्यम के कारण ये अविलंब की ओर झुक जा रही है। तो ये अपने मार्ग से विचलित हुई ना, अपने मार्ग से क्या हुई, विचलित हुई। अपने मार्ग से जब ये विचलित हो गई तो पूछेगा आपसे कि विचलन कोण क्या होगा। तो आप बताइए ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, लेकिन ये अपने मार्ग से इतना विचलित हुई है तो इस पूरे आई में से आर को अगर हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि वह अपने मार्ग से कितना विचलित हुई है। लेकिन अगर यही आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा यहाँ बना दे रहे हैं हम, ये देखिए सघन माध्यम है, प्रकाश की किरण सीधे जा रही है। अब क्या होगी, अगर ये सघन माध्यम है और ये विरल है तो ये अविलंब से दूर हटेगी, ऐसे ऐसे ध्यान समझिए। अब बताइए इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, अब ये हो गया आपका आर और ये हो गया आपका आई। अब पूछेगा कि विचलन कोण क्या हुआ, तो अब यहाँ आप आर में से आई को घटाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। विचलन कोण ऐसे निकालते हैं, समझ में आ गई से आप लोगों को अच्छी बात। चलिए ये आपका था प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग इसी कड़ी में बच्चे आगे इसको पढ़ते चलेंगे। आपको हम देखिए पूरा फिजिक्स का एकदम वादा है, पूरा फिजिक्स का जितना भी कोर्स है, चाहे वो एनडीए लेवल का हो चाहे नेवी एयरफोर्स का हो, पूरा करेंगे। पूरा बच्चे फ्री में क्लास मेरा रहेगा, आप लोग बस साथ दीजिए। जिस दिन मेरा 1K हो गया उस दिन आप लोगों के लाइव आकर के क्लास पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही बच्चे। जय हिंद, जय भारत। मुझको समझ में आएगा सर, ये कंडीशन मुझको